इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के इस सेशन के पहले पार्ट में हमने इस एक्ट के कुछ सेक्शंस के मुतालिक डिस्कस किया और हमने डिटेक्शन बिल के मुतालिक ईच एंड एवरीथिंग जाना और हमने डिस्कस किया कि जजी साहिबान के इनके ऊपर क्या कहने थे और हमने देखा कि ओवर बिलिंग की मद में मुकम्मल बिल या करंट बिल अदा करने के मुतालिक जजी साहिबान ने किन सूरतों में स्टे ग्रांट या डिसमिस कर रखा है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर भी लिंक अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइटेशंस। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जब मीटर के साथ छेड़छाड़ की जाए या मीटर के मुतालिक कोई भी इशू हो तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के सेक्शन 26 के सब सेक्शन 6 के तहत इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास ही जाना होगा, ना कि सिविल कोर्ट। हमारी आज की पहली प्रेपोजिशन भी इसी चीज के ऊपर है कि सिविल कोर्ट में कब मुकदमा दायर किया जा सकता है और अगर मुकदमा दायर हो गया तो किन सूरतों में हमें स्टे मिल सकता है। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है PLD 2005 पिशावर 190 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस तलत महमूद कुरैशी ऑन 30 मई 2005 सिविल रिवीजन नंबर 470 पिशावर हाई कोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 कि इस पिटीशन में पिटिशनर जो कि बिजली बनाने वाली कंपनी थी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेस्पोंडेंट जो कि आम सारफ है ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था कि उसको 1 माह का बिल गैर कानूनी तरीके से एक्सेस बिल आया है, यानी आम बिल से ज्यादा आया है, लिहाजा उस बिल के ऊपर उसको स्टे ग्रांट किया जाए और करंट बिल जमा कराने की इजाजत दी जाए, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने यानी नीचे वाली अदालत ने उसके ऊपर स्टे भी ग्रांट किया और बाद अज़ां उसको डिग्री भी कर दिया। जबकि ट्रायल कोर्ट ये कर ही नहीं सकता था क्योंकि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। सारफ को चाहिए था कि वो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को दरखास्त देता, लेकिन उसने सिविल कोर्ट में मुकदमा किया कि उसका बिल गैर कानूनी तरीके से आया है और सही अदादोशुमार पर मुश्तमिल नहीं है, लिहाजा इसको खारिज किया जाए। जिस पर जज साहब ने बड़े खूबसूरत रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि ये जो ऑब्जेक्शन आप उठा रहे हैं कि सिविल कोर्ट में मुकदमा मेंटेनेबल ही नहीं है, ये आपने नीचे वाली अदालतों में नहीं उठाया, लिहाजा इस स्टेज के ऊपर आप ये पॉइंट रेज नहीं कर सकते। और मजीद फरमाया कि सारफ ने जो दावा दायर किया है वो 1 माह के गैर कानूनी तरीके से आए हुए बिल के ऊपर है, ना कि मीटर टेम्परिंग या मीटर के मुतालिक मामलात के ऊपर है, जिस पर बिजली बनाने वाली कंपनी ने कहा कि ये जो बिल उसको एक्सेस दिया गया था वो मीटर में टेम्परिंग की वजह से ही उसको जुर्माने के तौर पे दिया गया। लेकिन फिर भी जज साहब ने पिटिशनर की बात ना सुनते हुए फरमाया कि ऐसा मुकदमा जिसमें बिल के अदादो शुमार का मसला हो या एक्सेस बिल का मसला हो तो वो सिविल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, लिहाजा नीचे वाली अदालतों के फैसलों को दुरुस्त मानते हुए सिविल रिवीजन खारिज की जाती है। इस प्रपोजिशन की रिबटल में अगर बात की जाए कि जब भी मीटर टेम्परिंग का इशू होगा इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास ही जाना होगा और सिविल कोर्ट को कोई भी दायरा इख्तियार हासिल नहीं है। इस चीज के ऊपर जो साइटेशन है वो है 2005 CLC 1236 decided by Mr. Justice Mushir Alam on 20th May 2005 पिटीशन नंबर 680 कराची हाई कोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 की इस पिटीशन में पिटिशनर जो कि आम सारफ था उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसको बिजली बनाने वाली कंपनी की तरफ से एक्सेस बिल भेज दिया गया है, यानी करंट बिल से ज्यादा बिल भेज दिया गया है और साथ में हुक्म दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर यह बिल जमा करवाया जाए, लिहाजा मेरी दाद रसी की जाए। जिसके ऊपर जज साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि जब भी मीटर टेम्परिंग की बात होगी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को ही दरख्वास्त दी जा सकती है, लिहाजा आप इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास जाएं और उसको दरख्वास्त दें। और साथ में इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को हदायत जारी की कि वो 3 महीनों के अंदर अंदर इसका फैसला करे और पैसे जमा करवाने के बाद और फैसला होने से पहले सारफ को कोई भी तंग ना करे और पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया।
हमारी आज की अगली प्रेपोजिशन है कि बिल के इवज अगर श्योरिटी दाखिल कर दी जाए तो क्या फिर भी करंट बिल जमा करवाया जा सकता है या मुकम्मल बिल ही जमा करवाना पड़ेगा। इस चीज के ऊपर जो साइटेशन है वो है 2005 CLC 914 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस अली नवाज चौहान ऑन 23rd February 2005, सिविल रिवीजन नंबर 1967, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के इस पिटीशन में पिटिशनर जो कि बिजली बनाने वाली कंपनी थी ने वक़्फ़ इख्तियार किया कि उसने रेस्पोंडेंट जो कि आम सारफ था को जुर्माने के तौर पर एक बिल इशू किया और साथ में हुक्म जारी किया कि इसको 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना है। लेकिन उसने सेक्शन 54 के तहत इसको हर सूरत जमा करवाने की बजाय सिविल कोर्ट से रजू कर लिया और करंट बिल जमा करवाने की इस्तदा करते हुए बाकी बिल की हद तक श्योरिटी जमा करवाने की इस्तदा की, जिस पर जज साहब ने उसको करंट बिल जमा करवाने का हुक्म सादिर फरमाया और बाकी बिल की हद तक श्योरिटी जमा करवा दी और इसके ऊपर उसको स्टे भी ग्रांट हो गया। और साथ में जज साहब ने पिटिशनर को हदायत जारी की कि वो सारफ का बिजली का कनेक्शन मुनक़ता ना करे, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और पिटिशनर ने मजीद इस्तदा की कि सारिफ को कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, लिहाजा वो मुकम्मल बिल अदा कर सकता है। और ये वो स्टेज है कि जिस पर दोनों पार्टियों का नफा और नुकसान को बराबर देखा जाना जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी स्टे को ग्रांट करने या उसको डिसमिस करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट ये भी होता है कि किस पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है या हो रहा है। तो यही बात वापडा वालों ने की कि अगर सिर्फ करंट बिल जमा करवाने की हदायत जारी कर दी जाए तो इसमें वापडा वालों का ज्यादा नुकसान है, जिस पर जज साहब ने नीचे वाली अदालतों के फैसलों में थोड़ी रद्दोबदल करते हुए फरमाया कि सारफ को 1/3 बिल जमा करवाने की हदायत जारी की जाती है और बाकी बिल की हद तक वो श्योरिटी जमा करवा सकता है और इसी के साथ स्टे कंफर्म करे। और पिछली प्रेपोजिशन में जैसा कि आपने देखा कि कैसे सारफ ने श्योरिटी जमा करवाई और जज साहब ने उसको स्टे ग्रांट कर दिया। हमारी अगली प्रेपोजिशन है कि क्या वापडा वाले FIR करवा सकते हैं या नहीं। जी तो व्यूअर्स सुन लीजिए, वापडा वाले किसी भी सूरत में या कोई भी बिजली बनाने वाली कंपनी किसी भी सूरत में FIR नहीं करवा सकती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तक जो भी FIRs आप लोगों ने देखी हैं जो कि सेक्शन 462 के सब क्लास A से लेके P तक है, जिसमें मैक्सिमम 462 IPPC के तहत आपको FIR फेस करनी पड़ती है, तो क्या वो गलत है? तो सुन लीजिए, वापडा वाले FIR नहीं करवा सकते। हाँ, वो इस्तगासा दायर कर सकते हैं। इसके ऊपर पुलिस वाला खुद लिखेगा इस्तगासा हाजा पेश, तफ्तीश के बाद कार्रवाई FIR अमल में लाई जा रही है। अब जैसा कि आप मेरे अकब में स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये एक बिजली चोरी की FIR है जिसमें सबसे नीचे वाले कॉलम में लफ्ज इस्तगासा इस्तेमाल हुआ है। अब हम एक जर्नल FIR जो कि कोई भी करवा सकता है उसको मुलायजा करें तो वो आप अकब में स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि उसके कॉलम नंबर 5 में ये दरखास्त का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो लिहाजा वापडा वाले अगर कोई भी FIR आपके ऊपर बिजली चोरी के मुतल्लिका करवाते हैं और उसमें इस कॉलम के अंदर इस्तगासा लफ्ज के अलावा कोई भी और लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होगा तो वो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 462 के सब सेक्शन O की खिलाफ वर्जी करते हुए एक गलत और बेबुनियाद FIR होगी और इस FIR को गलत तस्वर किया जाएगा। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2010 PCRLJ 249 डिसाइडेड बाय पिशावर हाई कोर्ट डेरा इस्माइल खान बेंच। इस साइटेशन में जज साहब ने वापडा वालों की तरफ से डायरेक्ट FIR करवाने और इस्तगासा ना करवाने के ऊपर FIR को क्वैश कर रखा है। इन FIRs में अगर जमानतों की बात की जाए तो ये FIR पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 462 के सब क्लास I के तहत होती हैं, जिसकी सजा 3 साल और 30 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसी FIR में जमानतों के खारिज होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इनमें जमानत करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो भी बिजली बनाने वाली कंपनी ने आपको बिजली चोरी करते हुए पकड़ा होता है या किसी भी वजह से FIR होती है तो आप अपने मुतल्लिका वापडा के दफ्तर में जाइए।
جائیے, وہاں سے اپنا جرمانہ شدہ بل وصول کیجئے, اس کو جمع کروائیے اور عدالت میں اس کو دکھا دیجئے کہ میں نے اپنا بل جمع کروا دیا ہے, جس کے اوپر جج صاحب فوری ضمانت کنفرم کر دیں گے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس بجلی کے ایکٹ کے متعلق جنرل پریپوزیشنز کی, جو کہ بجلی کنیکشن کو منقطع کرنے سے پہلے نوٹس نہ دینا اور میٹر ٹیمپرنگ کا بہانہ بنا کے میٹر اتار لینا ایک غیر قانونی عمل ہے, اور اس کے اوپر جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2003 CLC 598. اس سائٹیشن میں جج صاحب نے فوری طور پر میٹر واپس لگانے کا حکم صادر فرما رکھا ہے. ہماری آج کی اگلی پریپوزیشن ہے کہ 24 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اگر کی جائے تو کیا اس کے اوپر ہرجانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو ویورز, اس کے اوپر ہرجانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر جو سائٹیشن ہے وہ ہے 1989 NLR 1133. اس سائٹیشن کے تحت ہرجانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. ہماری آج کی اس سیشن کی بڑی ہی ایک اہم بات, جو کہ یقیناً بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی, وہ یہ کہ وابڈا والے ہمارا میٹر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. وابڈا والے ہمارا میٹر کاٹ تو سکتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. ہے نا دلچسپ بات. الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کے سیکشن 26 کے سب سیکشن 3 میں یہ لکھ دیا گیا ہے, جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں, where the meter maximum demand indicator and other measuring apparatus is the property of the consumer. یعنی میٹر, ریگولیٹر اور وابڈا کی طرف سے ملے ہوئے دوسرے آلات جو کہ بجلی کے میٹر کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ سب کے سب عام صارف کی ملکیت ہے. اسی ایکٹ کے سیکشن 24 کے سب کلاس 1 کو اس میں لکھا ہے, کٹ آف دی سپلائی اینڈ فار دیٹ پرپز اور ڈسکنیکٹ اینی الیکٹریکل سپلائی لائن اور ادر وائرز اور ادر ورکس بینگ دی پراپرٹی آف دی لائسنسی. یعنی بجلی کی سپلائی کو منقطع کرنے کے لیے کسی بھی میٹر کو کاٹنا یا کسی بھی سپلائی لائن کو کاٹنا یہ بجلی بنانے والی کمپنی کر سکتی ہے, کیونکہ بجلی بنانے والی کمپنی اس بجلی کی مالک ہے. لہذا اس سے یہ بات صاف صاف واضح ہوتی ہے کہ اس ایکٹ کے سیکشن 26 کے سب کلاس 3 کے تحت آپ اپنے میٹر کے مکمل مالک ہیں, کیونکہ آپ نے ڈیمانڈ نوٹس کے ذریعے اس بل کی ادائیگی کر رکھی ہے, اور بجلی بنانے والی کمپنی آپ کا وہ میٹر کی سپلائی کاٹ تو سکتی ہے لیکن اس کو اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتی. ویورز, ہمارے اس چینل کا مقصد عام عوام تک قانون کو قانونی دلائل کے ساتھ پہنچانا ہے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے. اور یقین مانیے ہمارے اس ملک میں کسی بھی ناانصافی کا حل اور ہر ایک ایکشن کا ری ایکشن موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں اس کو جاننا ہے. لہٰذا اپنے حق کے لیے آواز بلند کیجئے, اور وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے حق کو جانیے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کا سیشن مکمل ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی نئی پریپوزیشن کے ساتھ اور نئی سائٹیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.